नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर पुनः एक बार स्वागत है। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला। तो उस पर आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ण होते क्या है। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है भाई, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। आगे बात करते हैं वर्ण, इसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते, और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण जो है उसके और टुकड़े नहीं हो सकते भाई। ठीक है, ये है। इसके अगर हम और टुकड़े करने चाहेंगे तो उसके टुकड़े और नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भाषा। भाषा क्या है, इस कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा दो प्रकार की होती है भाई। ठीक है, दो प्रकार की। कौन कौन सी भाई? एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। ठीक है, मौखिक और लिखित। भाषा कौन सी होती है? तो मौखिक और लिखित। जो हमारी मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा की अगर बात करते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि क्या है इसकी सबसे जो है छोटी इकाई। ठीक है, इसकी क्या है? ध्वनि। अगर इसकी बात करते हैं भाई, इसकी सबसे छोटी इकाई लिखित की जो भाषा है, हमारी लिखित भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई वर्ण है। सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई ये है वर्ण। ठीक है, सभी वर्ण है। अगर बात करते हैं हम, सभी वर्ण अक्षर होते हैं। सभी वर्ण है वो अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। ठीक है भाई, ये बात याद रखिए। जो सभी वर्ण है वो तो अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर है ना वो वर्ण नहीं होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसमें क्या, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जो हमारे मुख से उच्चारित होती है, जिसको हम बोलते हैं। जो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो सबसे छोटी इकाई मानी गई है। लिखित की बात करते हैं तो जो सबसे छोटी इसकी इकाई मानी गई है लिखित भाषा की, वो मानी गई है भाई वर्ण। ठीक है, आगे है सभी वर्ण अक्षर होते हैं, परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने जान ली। अर्थ, अगर बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो भाषा की छोटी इकाई है वो क्या है? ठीक है, देखो भाई, बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भाई क्या है? बात करते हैं तो जो है शब्द है। क्या है? शब्द है। और जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई क्या मानी गई भाई?
सबसे बड़ी इकाई क्या मानी गई है? तो भाई वाक्य। ठीक है, वाक्य। जो सबसे छोटी इकाई है वो मानी गई है शब्द, और जो बड़ी वो है वो मानी गई है वाक्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम बोली क्या होती है और भाषा। बोली और भाषा। बोली का क्या है भाई? जो हमारी बोली है वो एक विस्तृत क्षेत्र में, जो छोटा सा हमारा क्षेत्र होता है उसके अंदर सिमट कर रह जाती है। ठीक है, बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में। ठीक है, और जो भाषा है, भाषा का स्वरूप कैसा होता है? भाषा बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। जो हमारी जैसे राजभाषा है हिंदी, वो बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है, और जो बोली है हमारे छोटे क्षेत्रों पर, गांव में जैसे बोली जाती है। तो प्रत्येक मतलब हर कुछ ना कुछ मतलब कि गैप के दौरान हमारी बोली बदलती रहती है। ठीक है, तो भाषा है वो बड़े क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है भाई, क्षेत्र पर बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णों का जो व्यवस्थित रूप है। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? तो वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। ये चीजें याद रखिए। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है शब्द, सबसे बड़ी इकाई मानी गई है वाक्य। इसके बाद जो बोली और भाषा है, बोली है वो सीमित क्षेत्र पर बोली जाती है और भाषा है वो बड़ी क्षेत्र पर बोली जाती है। वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद हम स्वर और व्यंजनों की बात करते हैं भाई। स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या होते हैं भाई? ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनको बिना किसी की सहायता के उच्चारित किया जाता है, सहायता के बोला जाता है। मतलब इनको बोलने में भाई किसी की सहायता हमें लेनी नहीं पड़ती है। ठीक है, व्यंजन है ये स्वतंत्र नहीं होते भाई। ठीक है, स्वतंत्र नहीं होते, इनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों में स्वरों की जो है सहायता लेनी पड़ती है भाई। ठीक है, सहायता लेनी पड़ती है। स्वर क्या होंगे? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र ध्वनियां हैं ये, इनमें किसी की सहायता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको अगर हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये चीजें इसमें थी, आप इनको याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं स्वर। स्वर, स्वर के दो माने गए भाई भेद, ह्रस्व स्वर और वही दीर्घ स्वर। ठीक है भाई, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कितने माने हैं भाई? तो ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। दीर्घ स्वर मतलब बड़े कितने हैं? तो भाई 7। कुल मिलाकर कितने हो गए? तो 11। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं 11 कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर देखो भाई, ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ए, ई, उ और री। ठीक है भाई, ये हैं हमारे 4 ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, देखो भाई दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो भाई कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है भाई, तो ये हो गए 7। कुल स्वर कितने हो गए भाई? तो जो है 11। कुल स्वर कितने हो गए? 11। अब इनमें अगर बात करते हैं, 2 और हैं
दो कौन कौन से हैं, अंग और अंग, ठीक है ये, ठीक है। इनको अगर जोड़ लेते हैं तो कुल हो गए 13, ठीक है। वैसे तो हर्ष और दीर्घ कुल कितने हैं, 11, लेकिन अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो कितने हो जाएंगे भाई, 13, ठीक है। स्वर हमारे हर्ष स्वर दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर है 4, दीर्घ स्वर है 7, कुल मिलाकर 11। हर्ष स्वर कौन से गए, ए, ई, उ और री, ये 4। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हो गए 7, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए भाई, 11। बात करते हैं व्यंजनों की, ठीक है भाई। व्यंजन, व्यंजन जो हमारे क, च, ट, त, प, ठीक है भाई, ये हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ, ये है भाई तालु, ये कंठ तालु और मूर्धा, ये हो गया दंत, और भाई ये हो गया ओष्ठ, ठीक है। क का उच्चारण स्थान कहां से है, तो कंठ से, च का तालु से, ट का मूर्धा से, त का दंत से, प का ओष्ठ से, ठीक है। ये 5 हैं, 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। इसके कौन कौन से हैं, तो देखते हैं हम आगे व्यंजनों को, ठीक है। स्वर हमने पढ़ लिए हैं, व्यंजन देखते हैं भाई, कुल व्यंजन कितने हैं और किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, ठीक है। देखो भाई, व्यंजन कुल है 39। अब देखो भाई 39 को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले है क, च, ट, त और प। क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ और ण। त के बाद थ, द, ध, न। प के बाद फ, ब, भ और म। इसमें जो प्रत्येक वर्ग में 5 5 है भाई, 5, इसमें भी 5 5 5 और ये 5, कुल कितने हो गए, तो भाई ये तो हो गए 25, ठीक है। 25 के बाद अगर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ है व्यंजन, तो भाई इनकी संख्या मानी गई है 4 भाई, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से माने गए हैं, तो हमारे य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इनमें अगर बात करते हैं य और व की, तो ये माने गए हैं अर्धस्वर भाई, ठीक है। अर्धस्वर, ये अर्धस्वर कितने हैं, 2, ये और, ठीक है, व। ये और व क्या हो गए, तो जो है अर्धस्वर। अब उसके बाद बात करते हैं, हमारे बच गए जो है उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन कितने हैं, तो भाई 4 है। 4 कौन कौन से हैं, श, श, श और है, ठीक है। ये 4 हमारे क्या हो गए, जो है उसमें व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन 4, ये हमारे कुल व्यंजन थे जो 25 मूल रूप से इनको 5 विभागों में, जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। ये जो है हमारा क वर्ग जो है कंठ में तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये मिलाकर कुल है 25। उसके बाद 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और जो ये और वह बच गई, ये 2 बच गए जो है क्या है, अर्धस्वर है, और जो उसमें व्यंजन है वो 4 हैं, श, श और स और है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे बच गए संयुक्त व्यंजन 4, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन बच गए भाई, क्या है, संयुक्त
व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो भाई 4 माने गए हैं। ये देखिए ये हमारे 4 जो हैं क्या है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है 4 संयुक्त व्यंजन है। तो कुल मिलाकर 39। तो कुल कितने हो गए भाई वर्ण ये स्वर और व्यंजन मिलाकर तो 52 भाई। 13 स्वर 39 व्यंजन। ठीक है कुल हो गए 52। इनको याद रखिए भाई जो हमने करवा दी है। अब हम बात करते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियां क्या होती हैं? सीधी सीधी बात है भाई। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है तो अल्पप्राण। जिनको बोलते समय अधिक बल लगता है या हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है तो उसको बोलेंगे महाप्राण। तो ये है जिनके उच्चारण में कम बल लगता है, कम बल लगे। ठीक है भाई। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और भाई 5वां। ठीक है पहला, तीसरा और 5वां। ये पहले, तीसरे और 5वें वर्ग के जो भी हमारे वर्ण है या ना जो व्यंजन है वो अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है। महाप्राण क्या है? महाप्राण ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक बल लगे भाई, अधिक बल लगे जैसे बोलने में। ठीक है। तो जो महाप्राण में कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है भाई। जैसे इसमें पहला, तीसरा और 5वां था। पहला, तीसरा, 5वां अगर हम बात करते हैं तो क, च, ट, त और प। इसी प्रकार से तीसरा क्या है? ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे पहला, तीसरा और 5वां। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 135 में अल्पप्राण। ठीक से। ठीक है भाई। और जो हमारा है महाप्राण वो क्या है? 24। 135 में अल्पप्राण और 24 में महाप्राण। ठीक है भाई। ये थी। तो ये हमारी आज जो है हमने हिंदी वर्णमाला के अंदर जाना है कि वर्ण भाई होते क्या हैं, वर्णों को किस प्रकार से रखा गया है, कितने हमारे स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। ठीक है। और जो इसमें हमने जाना कि कुल स्वर कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों को किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से रखा है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्म व्यंजन कितने होते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कुल स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 होते हैं। अल्पप्राण क्या होते हैं, जो महाप्राण अल्पप्राण ध्वनियां होती है वो क्या होती हैं। ठीक है। ये किस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। अगली हमारी जो क्लास होगी वो होगी शब्द विचार, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो शब्द के कितने प्रकार होते हैं भाई, अर्थ के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, उसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये सब शब्द उसमें जो शब्द विचार हमारा जो अगली वीडियो होगी उसमें जानेंगे। तब तक के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं जल्द ही हम एक अगले वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी जो है आप लाइक कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।